हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पैट एग्जाम के लिए तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर ली होगी। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं आज के एग्जाम के लिए और कल के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले पैट एग्जाम के लिए सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा पेपर हो आपका। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, जिससे आगे आने वाली किसी भी भर्ती के लिए आप फाइट में आ सकें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें समझ गए तो यकीन मानिए कम तैयारी में भी आप बेहतर परिणाम ला सकते हैं। प्रश्न सभी के लिए कठिन होता है। जो सरल प्रश्नों को सही तरीके से हल कर ले जाए, खिलाड़ी वही होता है। ठीक है, प्रश्न सभी के लिए कठिन होते हैं, लेकिन आपको अपनी रणनीति ऐसी बनानी है कि आप सरल प्रश्नों को, जो प्रश्न आपको आते हैं उनको गलत ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पीछे जाएंगे तो वही प्रश्न आपको पीछे ले जाएंगे जो आपको आते हुए भी गलत हो जाएंगे। और ऐसा मैंने बहुत से पेपरों में देखा है, क्योंकि पेपर की हड़बड़ाहट में सेंटर दूर होने की वजह से बच्चों को बहुत सारी हड़बड़ाहट होती है, बहुत सारी घबराहट होती है। ठीक है, तो ऐसे में वो अपना माइंड मेकअप सही से नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में आते हुए भी गलत प्रश्नों को हल कर देते हैं। अगर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटरों को बहुत अधिक दूर डाला गया है। बिल्कुल हल्ला बोल एग्जाम बना दिया है इसके लिए। हल्ला बोल एग्जाम मतलब गंभीर परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टिपिकल बना दिया गया है। ठीक है, हम इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि बेस्ट स्ट्रेटजी पेट 2022 इस परीक्षा के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए आपको पेपर हल करने की। दूसरी चीज़ है जीएस, साइंस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश, इन सभी के बलबूते आप अच्छे नंबर कैसे लेकर आएंगे। कम नॉलेज होते हुए भी, कम तैयारी होते हुए भी हमको अच्छा प्रदर्शन किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज़ है पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये क्या आपके पेपर पे इफेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी। ठीक है, तुक्का कैसे लगाएंगे ये चीज़ भी मैं बताऊंगा। कब आपको तुक्का लगाना है, कब नहीं लगाना है और किस तरीके से लगाना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आपको पेपर को हल करने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए और सेंटर दूर बनाने की प्लानिंग किसकी थी। इतनी अधिक दूर सेंटर डाले गए, लड़कियों को होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं डाला गया, लड़कों को 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर भेजा गया। ये प्लानिंग किसकी थी, आयोग की, सरकारी की या किसी अन्य व्यक्ति की, इसकी जानकारी भी इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत अच्छी तरह से वीडियो को समझना है। हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी में हो आप, लेकिन वीडियो 8-10 मिनट की है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पेपर जो हमारा होना है वो 100 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 प्रश्न है और 100 ही अंक है। अब 100 प्रश्नों में 100 अंक, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का, और जो समय है आपका वो 2 घंटे का है। ठीक है, जो आपका समय है वो पेपर का 2 घंटे का है। 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं, 1 मिनट से भी अधिक समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो घबराहट में बिल्कुल पेपर को गलत मत करिएगा। ये मत सोचिए समय कम पड़ेगा, समय आपके पास पर्याप्त है। बहुत से बच्चे 1 घंटे में हल कर देंगे, 1.5 घंटे में हल कर देंगे, लेकिन आप पूरे 2 घंटे तक ले जाइए, पूरे 2 घंटे तक लेके जाइए, लेकिन शालीनता के साथ और सहनशीलता अच्छी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको पेपर को हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम उन चीज़ों को जो आपको हल करनी है, मतलब टाइमिंग की। क्या टाइमिंग होनी चाहिए पेपर को हल करने के लिए? सबसे पहले चीज़ ये है कि आप अपने पेपर की एक टाइमिंग बना लीजिए कि आपको पेपर किस तरीके से हल करना है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे शुरुआत से एंड तक पढ़ते हुए चले जाते हैं। जो क्वेश्चन आता है उसे हल कर लेते हैं, जो नहीं आता है उसे छोड़ देते हैं, और जो नहीं आता है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और वहीं फंस जाते हैं, यानी कि समय की बर्बादी हो जाती है और दिमाग भी वहीं पे दूध का दही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेकार हो जाता है कि अब क्या करें, इतनी ज़्यादा छोड़ो पेपर, मतलब माइंड मेकअप बेकार हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। टाइमिंग आपको ऐसी बनानी है कि 3 हिस्सों में आपको टाइमिंग बांट लेनी है। पहला आपका राउंड जो होना चाहिए वो 30 से 40 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, 30 से 40 मिनट में आपको पूरा पेपर देखना है और 30 से 40 मिनट में आपको वही प्रश्न हल करने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है बिल्कुल उस पर दिमाग मत लगाइए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। मैं कह रहा हूं 100 में आप 40 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। आपको आ रहे हैं पहले राउंड में 100 में आपने 40 प्रश्न हल कर लिए जो आपको बिल्कुल सही सही आते हैं, और यकीन करता हूं जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो 40 प्रश्न हल कर लेगा 100 में अच्छी तरह से। ठीक है, जब दूसरा राउंड आप लगाएंगे
ठीक है, वो भी आपका लगभग 40 से 45 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है कि थोड़े से जो ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आप हल कर सकते थे या जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी या हम थोड़ा सा सोचते तो हमको आ जाते, ऐसे प्रश्न भी अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों पर जोर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ 40-45 मिनट में आप थोड़ा सा माइंड को सेटअप करेंगे, पूर्व ज्ञान पर ले जाएंगे पीछे, ठीक है, दिमाग पर जोर डालेंगे तो यकीन मानिए आप कम से कम 20+ प्रश्न यहाँ से भी हल कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन वाले होंगे या जिनको हम थोड़ा सोच विचार करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो 15 से 20 मिनट की रहेगी लास्ट टाइम। उस 15-20 मिनट में आपको तुक्का भी लगाना है और जो प्रश्न ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी थी या जिनको हमें आंसर नहीं आ रहा था, बाद में देखना था, जो हम पहले छोड़ चुके थे, उनको भी देख लेंगे। अगर ये कंडीशन आपकी रही 15 से 20 मिनट में तो मैं उम्मीद करता हूँ लगभग 10 प्रश्न आप वहाँ से भी हल करके ले जाएंगे। यानी कि पूरे प्रश्न में आपकी कम तैयारी होते हुए भी 40 और 20 60 और 10 70 नंबर आप बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। 70 या 70 से प्लस आप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी कम है, ठीक है, और जिनकी तैयारी बेहतर है वो हो सकता है 40 की जगह 50 हल करें, 20 की जगह 30 हल करें, 10 की जगह 15 हल करें। यानी कि वो बच्चे जो हैं 85+ तक अपना स्कोर लेकर जा सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने टाइमिंग सही बना ली तो आप कम तैयारी में भी 70+ तक पहुंच सकते हैं और अधिक तैयारी में आप 85+ तक भी आप जा सकते हैं अगर टाइमिंग को सही बना लिया तो। जैसा मैं कह रहा हूं टाइमिंग 3 हिस्से में बनानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको पहले राउंड में वही प्रश्न देखने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, सेकंड राउंड में आपको वो प्रश्न देखने हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सोच विचार करने पर आंसर मिल जाएगा, और थर्ड राउंड में वो प्रश्न देखने जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, जिन पे तुक्का भी लगाना पड़ सकता है या जिनमें बहुत अधिक माथापच्ची करनी पड़ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज है OMR सीट भरते समय आप जब पहले राउंड में जब 20-25 प्रश्नों को हल कर लें तो आप 20-25 प्रश्नों के गोले काले कर लें। ठीक है, फिर आप अगले 20-25 प्रश्न हल कर लें, उनके गोले काले कर लें। ठीक है, इस तरह से गोले काले करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेपर हल करते रह गए, लास्ट टाइम समय पूरा हो गया और गोले काले नहीं हो पाए, ऐसी खाली OMR सीट जमा कराए। क्या मतलब है पेपर हल करने का यार? इस तरीके से थोड़ी होगा कि आप पूरा पेपर हल करते रहे और लास्ट में जाकर OMR खाली रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, OMR सीट आपको भरते चलना है। पहले पन्ने से ऑफलाइन पेपर है, आपको पेपर मिलेगा, 15-20 क्वेश्चन हल कर लो, उन्हें हल काला कर लो, फिर 15-20 हल करो, उन्हें काला कर लो। बस इस तरीके से करते हुए चलना है, ये आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है, टाइमिंग बन गई है, पेपर हल करना है तो पहले किसे हल करें? पहले आपको वो सब्जेक्ट हल करना है, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट दिए हैं वो सब्जेक्ट हल करना है जो आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है। मैथ का स्टूडेंट है तो पहले मैथ हल कर ले, हिंदी का स्टूडेंट है खासतौर से हिंदी हल कर ले, GS का स्टूडेंट है तो पहले वो GS हल कर ले। ठीक है, लेकिन जो आता है पहले उसे हल करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैथ पर। मैथ में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं अगर आपने दिमाग दौड़ा दिया तो। अगर मैथ का बंदा है तो 25 में 25 नंबर लेकर आएगा। कैसे? देखिए, ग्राफ आपका 2 आना है, 2 ग्राफ आने हैं, 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन दूसरे वाले ग्राफ में आएंगे, यानी कि 10 नंबर का ग्राफ आएगा। ठीक है, 2 ग्राफ होंगे। ग्राफ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ग्राफ का जो निर्देश होता है ऊपर, ग्राफ के ऊपर जो निर्देश होता है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है 2-3 बार। ठीक है, फिर नीचे प्रश्नों पर आना है। प्रश्न प्रतिशतता, औसत और अनुपात पर आधारित होते हैं। ग्राफ हो चाहे वो तालिका एवं विश्लेषण हो, इन सभी के प्रश्न केवल 3 चीज़ों पर आधारित होते हैं। एक तो होता है प्रतिशतता पे आधारित, ठीक है, और औसत पे आधारित होता है एवरेज, और अनुपात यानी कि रेशियो पे आधारित होता है। ऐसी परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, इन तीनों चीज़ों पे आधारित प्रश्न होते हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आता है तो आप हल करिए, उस पर दिमाग दौड़ाइए, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से तालिका एवं विश्लेषण, ये भी दो तालिकाएं आएंगी 5-5 नंबर की, 5-5 नंबर की, यानी कि 10 नंबर का आना है यहाँ से भी। तो तालिका एवं विश्लेषण को भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, निर्देश अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ना है अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर वहीं छिपे होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आपको तालिका से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से करना है। यहाँ भी जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं तीनों पे आधारित होते हैं, परसेंटेज, औसत और अनुपात पर। ठीक है, इसके बाद जो 5 नंबर का गणित रह गया है, 10 ये हो गए, 5-5 10, 5 15, 5 20। इसके बाद जो 5 नंबर का गणित रह गया है, वहाँ एक क्वेश्चन परसेंटेज से आएगा, एक एवरेज से आएगा, एक भिन्न से आएगा, एक घातांक से आएगा और एक सिंपल अंक गणित से आएगा, जिसमें नंबर सिस्टम से हो सकता है या साधारण कोई समीकरण हल करने को हो सकता है। इस तरह से आपके 5 प्रश्न ये होंगे और 20 ये होंगे। टोटल 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा करके आप माइंड मेकअप करके हल करिए तो। और थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ जिन्हें मैथ नहीं आ रहा है वो भी अगर दिमाग दौड़ा जाएंगे ना तो यकीन मानिए कि 18+ क्वेश्चन हल करेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन हल करेंगे। जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता है वो थोड़ा सा माइंड मेकअप करके बैठिए, बिल्कुल शांति के साथ। हल्ला बोल एग्जाम नहीं होना चाहिए वहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 15 में 15 कैसे नंबर लेकर आए। देखिए 10 नंबर के इसमें 2 ग्राफ होने हैं, 10 नंबर के 2 ग्राफ आने हैं और 5 नंबर का इसमें व्याकरण आना है। व्याकरण में देखिए विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आएगा, पर्यायवाची से एक आएगा, ठीक है, हाँ, संधि से एक आएगा, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द एक आ जाएगा, 4 क्वेश्चन हो गए। और एक आपका मुहावरा हो सकता है, ठीक है, लिंग हो सकता है या कोई संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हो सकता है, एक प्रश्न वहां से आएगा। इस तरीके से 5 प्रश्न तो ये हो गए आपके, एक विलोम, एक पर्यायवाची, एक संधि और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, बाकी एक मुहावरा, लिंग वगैरह इनसे हो सकता है। और 10 नंबर के जो ग्राफ आएंगे, ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। 10 नंबर का ग्राफ है, हिंदी में 15 में 15 तभी होंगे, ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ग्राफ में जो लाइन दी होती है क्वेश्चन की लाइन, उस लाइन को ढूंढ दीजिए ग्राफ में कहाँ पे दी है, वहीं आंसर छिपा होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी को हल करेंगे तो 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग 5 में 5 नंबर कैसे आएंगे, रीजनिंग 5 में 5 कैसे आएंगे। रीजनिंग में एक आएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आना है, एक क्वेश्चन आपका घड़ी से आना है, 4 हो गए। और एक क्वेश्चन आपका सम विषम पहचानने को हो सकता है, ठीक है, सम विषम पहचानने को हो सकता है, कथन और निष्कर्ष से हो सकता है, ठीक है, या फिर श्रृंखला हो सकती है, ठीक, यहां से एक प्रश्न आएगा। लेकिन ये आपके 4 प्रश्न पक्के हैं। तो कैलेंडर को बहुत अच्छी से पहचानना है, कैलेंडर है, घड़ी है, इन सारी चीजों को तो आप हल करिए। खाना बन रहा है, थोड़ा सा वो आ गया, ठीक है। तो रीजनिंग में 5 में 5 प्रश्न हल करने हैं बहुत अच्छी तरह से। साइंस आपकी 5 नंबर की आनी है। याद कर लो कक्षा 8 में कैसे साइंस पढ़ते थे, ठीक है, 7, 8, 9, 10 में कैसे साइंस पढ़ी थी आपने, बस वहीं से आना है। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, बीमारियां हैं, विटामिन हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में कोई नाम आ गया, किसी का सूत्र आ गया, रासायनिक सूत्र आ गया, इस तरह से 5 प्रश्न आने हैं। इनको भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो यकीन मानिए 3 या 4 प्रश्न आप आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश की जो 5 नंबर की आनी है, इसमें एक पैराग्राफ आना है। पैराग्राफ से 3 या 4 प्रश्न होंगे, 3 या 4 प्रश्न इंग्लिश के पैराग्राफ से होंगे और 1 या 2 प्रश्न हो सकता है व्याकरण से हो, जिसमें आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव हो सकता है। इनमें से कोई एक प्रश्न होगा और 3 या 4 प्रश्न जो होंगे वो पैराग्राफ से होंगे। पैराग्राफ, लोग कहते हैं इंग्लिश हमको बिल्कुल नहीं आती है, तो नहीं आती है मत पढ़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है। इंग्लिश के पैराग्राफ की एक एक लाइन को केवल पढ़ते जाना है और जो पैराग्राफ में छांटने के लिए जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों वाली जो प्रश्न में जो लाइन लिखी होती है कि हु इज द जो भी लिखा हो XYZ, ठीक है, तो उस लाइन को पैराग्राफ में ढूंढिए कहाँ पे दी है। उस लाइन को पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो उस लाइन के दाएं बाएं कहीं ना कहीं आपका आंसर भी छिपा होगा। इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि आप कहीं जा रहे हैं, फंस गए, क्या करेंगे, वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तो समझ लीजिए इंग्लिश का पैराग्राफ ऐसा ही है कि आप फंस गए तो बाहर कैसे निकलेंगे, तो वहीं दाएं बाएं कोई ना कोई आंसर छिपा होगा। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी 3 या 4 नंबर पक्के कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं जीएस। जीएस तो जिसने अच्छे से पढ़ी होगी वही हल कर सकता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित है, संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, समसामयिक की घटनाएं हैं, इन सारी चीज़ों पे आधारित होता है। बहुत सी घटनाएं अभी आपके सामने घटी होंगी, उन पे थोड़ा जोर डालिएगा, कौन सी घटना कब घटी है, ठीक है। थोड़ा संविधान पीछे आपने पढ़ा हो तो यहाँ से करिएगा। दिमाग अच्छे से दौड़ाएंगे तो यकीन मानिए 30+ क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर ले जाएंगे। तो जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी रणनीति रही क्वेश्चनों को हल करने की। तो यकीन मानिए अगर आपने कम पढ़ा है तो जैसी टाइमिंग आपने बना ली तो यहाँ से आप 70+ और बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आप 85+ भी स्कोर करके ले जाएंगे, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट ये है कि आपने अगर 4 प्रश्नों पर तुक्का लगाया, अगर चारों गलत हो गए, ठीक है, तो आपका एक सही प्रश्न भी चला जाएगा। और चारों में किस्मत से एक भी सही हो गया तो एक सही हो गया और 3 गलत हो गए, 3 गलत होने पर 0.75 जाएगा और एक सही होने पर 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 नंबर का आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आपने 4 प्रश्नों पर तुक्का लगाया, अगर 4 में से एक सही हो गया, एक सही हो गया तो 1 नंबर आपका पक्का है और 3 गलत हो गए, 3 में 0.75 आपका माइनस में हो जाएगा, 0.25 आप प्लस में रहेंगे फिर भी। तो तुक्का लगाने का यही फ़ायदा है
कि यहाँ 0.25 रहेंगे, लेकिन अगर चारों गलत हो गए भाई तो माइनस में चले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ तुक्का वही लोग लगाएं जिनको तुक्का सही बैठता है, जिनको तुक्का लगाने का आइडिया है। आंखें बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का भी तुक्के की तरह लगाना है, उसमें भी दिमाग दौड़ाना है आपको, समझ गए ना। तो नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट यही है कि आप अगर गलत तुक्का लगा देंगे, एक भी प्रश्न सही नहीं हुआ तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, और एक दो प्रश्न सही होते चले गए तो आप फायदे में होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब तुक्का लगाने की ट्रिक क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कैसे आपको तुक्का लगाना है, इसकी ट्रिक क्या है, क्या मेथड रहेगा आपको तुक्का लगाने का, किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है पेपर में, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सही हल कर पाएँ। ठीक है, जब आप पेपर हल कर रहे हो, जब आप पेपर हल कर रहे हो तो मान लीजिए कि आपने पूरे पेपर में 50 प्रश्न हल कर लिए, 50 प्रश्न हल कर लिए पूरे पेपर में, अब 50 रह गए हैं। ठीक है, अब 50 रह गए हैं तो मान लो कि ए वाले प्रश्न, फिर आप अपने OMR शीट में ऑप्शन गिनना, जैसे कि ए वाले, अगर आपने ऑप्शन गिने हैं कि ए वाले 10 प्रश्न आपने सही हल कर लिए हैं, बी वाले आपने जो है 25 प्रश्न हल कर लिए हैं, ठीक है, सी वाले भी आपने जो है 15 प्रश्न हल कर लिए हैं, और डी वाले आपने जो है 5 प्रश्न हल कर पाए हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 25, 15, 40, 10, 50, 55 हो गए यहाँ पे, कोई बात नहीं, 50 का 55 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है कि ए के अगर आपने 10 प्रश्न हल कर लिए, बी के 25 कर लिए, सी के 15 कर लिए, डी के अगर 5 प्रश्न हल कर लिए हैं, तो यकीन मानिए किसी भी पेपर में कोई भी विकल्प, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई भी विकल्प जो है 25 से 28% तक होता है। यानी कि 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों में ए वाला जो विकल्प होगा वो कम से कम 22 से 24 प्रश्नों में ए विकल्प रहेगा। जो बी वाला होगा वो 27 से 28 प्रश्नों में रहेगा। ऐसे जो सी वाला होगा वो भी 27 से 28 प्रश्नों में रहेगा, और डी वाला होगा वो भी 20 से 22 प्रश्नों पर, या 22 से 24 प्रश्नों पर रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर विकल्प 25% में डिवाइड होता है, ये एक अनुमान है और ऐसा ही पेपरों में होता है। तो अगर ए के आपने 10 प्रश्न सही हल कर लिए, तो आप अब ये मत सोचो कि सारे प्रश्न ए ही वाले होंगे या सारे प्रश्न बी वाले होंगे। तो आप ये समझिए कि अभी ए वाले 10 प्रश्न आपने सही हल कर लिए हैं, तो कम से कम अभी 10 प्रश्न और रह गए हैं जिनमें ए विकल्प सही होगा। बी के आपने 25 हल कर लिए, तो बी पे तुक्का मत लगाइए अगर बी के 25 सही हल कर लिए हैं, क्योंकि 25 तो हो गए हैं, अब बी कहाँ रहेगा, बी अब नहीं आना है। ऐसे सी के अगर आपने 15 हल कर लिए तो 10 प्रश्न अभी सी के भी रह गए हैं जो सही होने। डी में अगर 5 कर पाए यानी कि 20 प्रश्न अभी डी के बकाया हैं। तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, तुक्का जब भी लगाएं तो 4-4 प्रश्नों पर एक साथ लगाएं। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो 4-4 प्रश्नों पर लगाएं, कुछ नहीं आता है तो 4-4 प्रश्नों पर लगाएं, कुछ नहीं आता है तो 4-4 प्रश्नों पर लगाएं। अगर कुछ आता है तो क्या लगाएं, अगर कुछ आता है, अगर आपको कुछ आता है, जैसे मान लो कि ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में आपको पता है कि ए वाला विकल्प भी नहीं है और डी वाला विकल्प भी नहीं है, बी और सी में से कोई एक विकल्प है, बी या सी में से कोई एक विकल्प है, तो आप सी पे तुक्का लगा दीजिए, आपका हो सकता है सही चला जाए। ठीक है, बी पर भी तुक्का लगा देंगे तब भी सही रहेगा, बी या सी में से कोई भी एक तुक्का लगा दीजिए। ठीक है, आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, अब ए बी सी डी में से आपको पता है कि बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, ए और डी वाला में से कोई एक है, तो आप डी पे तुक्का लगा दीजिए। ठीक है, तो आप डी पे तुक्का लगा दीजिए, क्योंकि ए और डी में डी की संभावना सही होने की ज़्यादा होती है। बी और सी में लगभग बराबर एवरेज होता है, बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सी को लगाओ, कुछ लोग कहते हैं बी को लगाओ, तो आप चाहे बी लगा दो चाहे सी लगा दो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप लगा दो। ठीक है, सी लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ए और डी में डी लगाइए। ठीक है, और ए अगर बी की बात आती है तो बी लगाइए, बी और सी की बात आती है तो चाहे बी लगाइए, जो तो बता ही चुके हैं। ठीक है, सॉरी, सी और डी की बात आती है तो सी लगाइए। ठीक है, ए बी सी डी चारों में, बी और सी में तो सी लगाइए, ए और डी में अगर लगाना है तो डी लगाइए, ए और बी में लगाना है तो बी लगाइए, सी और डी में लगाना है तो सी लगाइए। ठीक है, और एक तरीका मैं बता दूं आपके लिए, हाँ, एक मेथड और है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसे भी। ठीक, जैसे ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, आपने समझ लिया कि डी वाला विकल्प गलत है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब 3 विकल्पों में से कोई एक सही है, तो यकीन मानिए 100% बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बी वाला। ये बहुत ही कारगर रणनीति है। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, आपने देख लिया कि सी वाला नहीं है, सी वाला तो हो ही नहीं सकता, तो आप ए वाला तुक्का लगाइए, ए वाला तुक्का लगाइए।
ए वाला सही होगा। ठीक है, अब आपने लगाया ABCD, आपने देख लिया कि ए वाला है ही नहीं, तो आप यहाँ पे सी वाला तुक्का लगाइए। ठीक है, सी वाला। और आपने चौथा पॉइंट है ABCD, आपने देख लिया कि बी वाला नहीं है, तो फिर आप डी पर लगाइए, तो डी जाएगा सही। ये भी रणनीति आप लगाइए तो यहाँ से भी तुक्का लग सकता है। ठीक है, अब अंतिम बात, लेकिन तुक्के को भी अपनी माइंड मेकअप करके लगाइए। ठीक है, अंतिम बात, सेंटर दूर बनाने में प्लानिंग किसकी थी? देखिए, अभी लेखपाल के पेपर में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी, एसआई के पेपर में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी का आरोप लगा था। कई सारे अभ्यर्थी इसमें गिरफ्तार भी हुए थे, लड़कियां भी पकड़ी गई थी लेखपाली में। तो आयोग ने जो प्लानिंग की है वो जांच एजेंसियों के आधार पे की है। SIT जो जांच एजेंसी है, सॉरी STF जो जांच एजेंसी है, ठीक है, उसने सेंटर दूर बनाने की पूरी प्लानिंग बताई। उन्होंने कहा लड़कियों के सेंटर भी होम डिस्ट्रिक्ट में मत रखो, दूर दूर सेंटर भेजो, क्योंकि जब वो नौकरी करती हैं तो दूर दूर नौकरी कर सकती हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर एक दिन पेपर देने के लिए क्यों नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो आयोग और खुफिया एजेंसियों की बनी रणनीति के तहत इस सेंटरों को दूर दूर बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस रणनीति के साथ आप पेपर में हल करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर कर आएंगे। और पेपर के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको आंसर की मिलेगी। और कोई अगर आपकी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।